हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हमारा जो एक्ट है डैट इज़ दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो मेरा वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, डैट वाज दी पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या पार्टीज़ होती हैं, चेक की पार्टीज़ क्या होती हैं, चेक में कितनी पार्टीज़ होती हैं, उसी तरह प्रोमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टीज़ होती हैं। और यहाँ पे आज जो, क्योंकि इसके ऊपर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, इसका मीनिंग भी आ जाता है, और इसके ऊपर जो है प्रिविलेजेस, व्हाट आर द प्रिविलेजेस विच आर अवेलेबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, जिसका मैं अलग से वीडियो जो है लेके आऊँगी। जो डिफरेंस है डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर आज जो हमारा रहेगा, होल्डर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और उसी तरह क्या है कि कुछ बच्चे जिनको हिंदी लैंग्वेज के साथ, मतलब हिंदी लैंग्वेज के अंदर वो उनको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो उनके लिए क्या है कि मैंने जो दूसरा मेरा चैनल है उसके अंदर जो है मेरा इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है डैट विल बी अवेलेबल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर। वहाँ पे हिंदी के अंदर भी ये अवेलेबल है। इवन इसके जो रिटन नोट्स हैं मैंने पिछले साल जो है अपने ब्लॉग पे शेयर किए हुए थे, तो अभी भी मैं उसको अपने पेज एजुकेशन पे, अपने ग्रुप लेट्स क्रैक द नेट के अंदर और अपने फेसबुक के अंदर भी उसको शेयर करूँगी। वैसे कई जगह पे मैं उसको शेयर करूँगी, तो आप लोग अगर ब्लॉग पे नहीं होता मिलता तो आप इन जगह पे चेक करके जो है नोट्स ले सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो हमारा कंटेंट रहेगा डैट विल बी मीनिंग ऑफ होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर दी वेरियस कंडीशंस, और दोनों में डिफरेंस क्या है। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बिजनेस लॉ के अंदर, अभी तो आपके जो बिजनेस लॉ है उसके अंदर पूरा नेगोशिएबल है, बट बिजनेस लॉ जिनके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पार्ट होता है, तो उसके अंदर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, और राइट डाउन द प्रिविलेजेस विच आर अवेलेबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कि मैं अगली वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन। तो अब हम देखते हैं कि होल्डर क्या होता है। देखो, ये होल्डर वो नहीं है जिसके अंदर हमारा बिजली का बल्ब टिकता है। तो यहाँ पे जो होल्डर है इसको सेक्शन 8 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिफाइन करता है। होल्डर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो यहाँ पे होल्डर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम, जिसका नाम जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पोजीशन में होता है और उसके पास लीगली राइट होता है कि वो मनी को रिकवर कर सकता है। अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं तो पे जिसको हमने पेमेंट करनी है डैट इज़ द होल्डर। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो अगर उसने किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया, इंडोर्स नहीं किया, तो वहाँ पे जो ड्रॉयर है डैट इज़ द होल्डर। अदरवाइज अगर किसी को इंडोर्स किया है तो वो व्यक्ति जो है वो होल्डर कहलाएगा। और उसी तरह चेक के केस के अंदर क्या होता है कि अगर वो खुद को पेमेंट करता है, जैसे मैंने चेक लिखा है, मैंने चेक के द्वारा पेमेंट जो है निकलवानी है, तो यहाँ पे मैंने खुद पैसे रिसीव करने हैं, तो आई एम द ड्रॉयर, आई एम द होल्डर। कि जो व्यक्ति चेक लिखता है वो होल्डर होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि होल्डर को होल्डर कहने की क्या कंडीशंस होती हैं। ही शुड बी इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि देखो उसके पास क्या है कि उसका नाम जो है, जो होल्डर इन ड्यू जो होल्डर है उसका नाम जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है पे या इंडोर्सी के रूप में लिखा हुआ है। ही शुड बी इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि उसका नाम उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके पोजेशन के अंदर है, और उसके पास लीगली राइट है कि वो उसके अंदर जो पैसे हैं वो रिकवर कर सकता है। देखो, जो होल्डर होता है हमेशा इसको ही होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। सेक्शन 118 कहता है अनटिल के कुछ और प्रूव हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर वो होल्डर होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता। अदरवाइज सब केसेस के अंदर अगर कोई ऑपोजिट प्रूव नहीं होता तो होल्डर ही होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो पोजीशन है वो नेसेसरी नहीं है। पोजीशन इज
of the instrument is not necessary to constitute a person a holder. In order to entitle to the instrument in his own name, the person must be named therein as the पे जिसको हमने पेमेंट करनी है इंडोर से, यहाँ मेच्योरिटी डेट पे वो बेयरर होना चाहिए जिसके पास लीगली राइट होनी चाहिए कि वो वहाँ पे पैसे जो है रिकवर कर सकता है। क्योंकि कई बार जैसे मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर देखो उसके मतलब पोजीशन में नहीं होता। और जैसे किसी ने अगर उसको थेफ्ट से या किसी का लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो वो जो होता है होल्डर नहीं कहलाता, क्योंकि उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं होता, चाहे उसके पोजीशन में है, बट लीगली वो इंटाइटल नहीं होता रिकवर द अमाउंट। अब देखो होल्डर जो है, होल्डर के पास क्या राइट्स है? नो पर्सन अदर देन द होल्डर कैन स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कि जो होल्डर है वही थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है। नो पर्सन अदर देन द होल्डर कैन स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कि यहाँ पे अगर होल्डर को पेमेंट नहीं मिलती तो होल्डर ही जो है उस पार्टी को स्यू कर सकता है, कोई और पर्सन जो है स्यू नहीं कर सकता। और उसके पास क्या है कि राइट टू नेगोशिएट करने का भी है, और वही इसका वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है। तो यहाँ पे होल्डर जो है उसके पास पोजीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो चीफ पर्सन होता है जिसको अदर पार्टी जो होती हैं लायबल होती हैं। इसी के अंदर हम केस करते हैं सरजू प्रसाद वर्सेस राम प्यारी। तो देखो एस जो है प्लेंटिफ का अर्थ होता है जिसने मुकदमा किया है। एस प्लेंटिफ जिसने मुकदमा किया है, उसकी ये पहले की स्टोरी है कि उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत किसी को पैसे दिए थे, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो उसके नाम से नहीं, एक्स नाम से एग्जीक्यूट किया गया था, और एक्स जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, बेनामदार था, कोई फिक्टिशियस पर्सन था। और एस ने जो है मुकदमा किया कि मेरा पैसा मुझे वापस दिया जाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप जो है लीगली इंटाइटल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो पे है वो मिस्टर एक्स है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप लीगली इंटाइटल नहीं हो, आप इसके अंदर जो पैसे हैं रिकवर नहीं कर सकते। और उसी तरह अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्डर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसको सेक्शन 9 जो है डिफाइन करता है। द पर्सन मस्ट हैव एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। देखो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसने जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया है। ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या मतलब होता है? वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ए जो है उसने बी को माल सप्लाई किया है, ठीक है, और ए ने बी के ऊपर जो है क्रेडिट पे दिया है, ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ए जो है ड्रॉयर है, बी जो है ड्रॉई है। ए जो है आगे सी से उसने कुछ खरीदा, ए ने सी से कुछ खरीदा, कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट का उसने माल खरीदा और उसने सी को ये इंडोर्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे सी ने जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस वजह से प्राप्त किया है? क्योंकि सी ने ए को कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट की चीज़ें जो हैं उसको सेल की हैं। तो यहाँ पे द पर्सन मस्ट हैव एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के उसने वो पोजीशन उसका लिया है, और मस्ट हैव obtain the possession before the amount mentioned therein became payable। देखो यहाँ पे अगर A जो है C को ट्रांसफ़र करता है तो ये मैच्योरिटी डेट से पहले है। तो यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इट शुड बी इंडोर्स, इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पर्सन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके उसको प्राप्त किया है। ये मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। और ये जो है इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो गुड फेथ में लेता है। गुड फेथ का अर्थ होता है कि जैसे मान लो मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये मैंने किसी का उठाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने किसी का उठाया हुआ है, तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लीगली इंटाइटल्ड नहीं हूँ, मेरा जो टाइटल है डिफेक्टिव है। बट अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करती हूँ और उसने गुड फेथ के अंदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे से प्राप्त किया है, तो यहाँ पे क्या है कि उसका टाइटल जो है मेरे टाइटल से बेटर है। चाहे मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि मेरे को किसी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है
और मैंने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे जिस पार्टी ने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे से लिया है, उसने गुड फेथ के अंदर लिया है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दिया है, तो उसको मेरे से बेटर टाइटल मिलेगा। और यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि उसने इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के लिया है, मैच्योरिटी से पहले लिया है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल ऑफ ए पर्सन क्लेमिंग टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। द पर्सन मस्ट हैव एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कि उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके उस इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त किया है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोविजरी नोट भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है। और ये जो पोजीशन आया है मैच्योरिटी से पहले आया है। और यहाँ पे क्या है कि ये अगर उस बंदे के पास वो इंस्ट्रूमेंट है तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है गुड फेथ के अंदर लिया है। जैसे मेरा टाइटल डिफेक्टिव था, पर जिस व्यक्ति ने मेरे से लिया उसने गुड फेथ में लिया, उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि मेरा टाइटल डिफेक्टिव है। और इंस्ट्रूमेंट जो है कंप्लीट होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि द पर्सन इज द पेई और इंडोर्सी इफ पेबल टू द ऑर्डर, कि अगर हमने किसी ऑर्डर पे, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इसके अंदर क्या है कि या तो वो पेई है या वो इंडोर्सी है। इसके अंदर हम इसको एक केस स्टडी करते हैं, मिलर वर्सेस रेस। ए बैंक नोट सेंट बाय द जनरल पोस्टेज वर टेकन एंड कैरिड बाय द रोबर, कि एक जो बैंक नोट था वो जनरल पोस्टेज से भेजा गया था और उसको किसी ने चुरा लिया। और सेम डे क्या हुआ कि वो प्लेंटिफ के हाथ में आ जाता है और उसने मान लो कि जैसे बी व्यक्ति ने उठाया होता है उसको और उसने ए को ट्रांसफ़र कर दिया और ए ने वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके उसे लिया होता है और उसको इस बात की कोई नोटिस नहीं होता कि ये जो व्यक्ति मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक नोट, इसका टाइटल डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो उसको मानेंगे कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्योंकि उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके गुड फेथ के अंदर और बिना किसी नोटिस के कि जिस व्यक्ति से वो ले रहा है उसका टाइटल जो है डिफेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट चला रहता है गुड फेथ के अंदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके बिफोर मैच्योरिटी से, तो उससे पहले अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो वो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल है वो बेटर हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो मैंने सी को ट्रांसफ़र कर दिया, मेरा टाइटल डिफेक्टिव है बट सी को जो है पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, मेरे टाइटल से सी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है, जैसे हम कहते हैं कि गंगा में नहा लिए तो सारे पापों से मुक्त हो गए, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है तो उससे पहले अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल था तो वो अपने आप जो है उससे उसके टाइटल के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आता, उसको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। He becomes the owner irrespective of any defect in the title of the person from whom he received. The holder in due course can recover the amount of instrument from all the previous parties. जैसे ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, बी ने सी को ट्रांसफ़र किया, सी ने डी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे डी से पहले देखो सी डी ए ये प्रायर पार्टीज होगी, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो सारी प्रीवियस पार्टी से जो है पैसा रिकवर कर सकता है, इवन पहली जो ट्रांसफ़र है वहाँ पे कोई डिफेक्ट है। और उस तरह क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, इट बिकम्स द फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हेन ए होल्डर इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है इट इज़ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ होल्डर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पोजीशन में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के लिया होना चाहिए, मैच्योरिटी से पहले लिया होना चाहिए और यहाँ पे उसको इस बात का कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि जिससे मैं ले रहा हूँ उसका टाइटल डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे जो होल्डर होता है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है जब तक कि ऑपोजिट प्रूव नहीं हो जाता। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द होल्डर एंड द होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो होल्डर है उसको सेक्शन 8 डिफाइन करता है और जो होल्डर इन ड्यू है उसको सेक्शन 9 डिफाइन करता है। और उसी तरह देखो, जब हम होल्डर की बात करते हैं तो इट मीन्स एनी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड हिज ओन नेम टू द पोजेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो उसका नाम जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसके पोजेशन में है, उसकी कस्टडी में है और वो लीगली इंटाइटल्ड है कि वो उससे
पैसे रिकवर कर सकता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स वो व्यक्ति होता है जो गुड फेथ के अंदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके उसको मैच्योरिटी से पहले रिसीव करता है। जो होल्डर है ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसने यहाँ पे कंसिडरेशन का पे होना एसेंशियल है कि उसने कंसिडरेशन दे के बदले में कुछ दे के, मतलब ये नहीं कि गिफ्ट में लिया है, बदले में कुछ दे के उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त किया है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर होल्डर जिससे प्राप्त करता है, जैसे मान लो मेरे से होल्डर प्राप्त करता है, अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो होल्डर का टाइटल भी डिफेक्टिव है। बट अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल मेरे से बेटर है, चाहे मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो उसके पास बेटर टाइटल आ जाता है। चाहे प्रायर पार्टीज के अंदर कहीं पे भी डिफेक्टिव टाइटल हो, पर जब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है तो उनके डिफेक्टिव टाइटल जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स के डिफेक्टिव टाइटल को इफेक्ट नहीं करते। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो होल्डर होता है, देखो यहाँ पे भी इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लो ए ने बी को जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया और वो होल्डर है, ठीक है। जैसे मान लो ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, बी ने आगे सी को किया, सी ने आगे डी को किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर डी जो है होल्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो डी है अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती तो वो सी के ऊपर जो है स्यू कर सकता है। बट अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, समझ में आ रहा है देखो आपको कि अगर होल्डर है और उसको पेमेंट नहीं मिलता तो वो सिर्फ जिसने उसको नेक्स्ट सी से उसे मिला था तो सी के अगेंस्ट ही वो इसको इन्फोर्स कर सकता है, उसे को स्यू कर सकता है। ही कैन इन्फोर्स, द होल्डर कैन इन्फोर्स इट अगेंस्ट द पर्सन हु हैज साइंड इट एंड अगेंस्ट द ट्रांसफर फ्रॉम हुम ही obtained इट। देखो यहाँ पे जो डी है, या तो ए, जैसे ए जो है मान लो उसने एफ से लिया था, एफ जो है ड्राई है, तो यहाँ पे जो डी है वो सी से इमीडिएटली उसको मिला था, इसके ऊपर मुकदमा कर सकता है या इसके ऊपर कर सकता है। लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो सारी प्राइवेट पार्टीज को स्यू कर सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट, उसका भुगतान नहीं होता। और उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि होल्डर मे एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर जो है उसको मैच्योरिटी के बाद भी ले सकता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या है कि उसको मैच्योरिटी से पहले लेना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है कि देखो जो होल्डर है वो सारी पार्टीज को स्यू नहीं कर सकता, वो उस पार्टी ड्रॉय को स्यू कर सकता है और ट्रांसफरर जिससे उसने लिया है। लेकिन यहाँ पे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो सारी प्रायर पार्टीज को स्यू कर सकता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो होल्डर है वो गुड फेथ में भी हो सकता है ट्रांसफ़र और नहीं भी हो सकता। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए गुड फेथ का अर्थ होता है कि अगर मैंने किसी से इंस्ट्रूमेंट लिया है तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उसका टाइटल डिफेक्टिव है, ना ही मेरे पास कोई रीज़न है बिलीव करने के लिए कि इसका टाइटल डिफेक्टिव हो सकता है। और जो होल्डर है उसको कंपैरेटिवली कम प्रिविलेजेस मिलते हैं और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर जो है स्टडी